28 मई 1998 को सुबह के 3 बजे चागी के सहरा में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन फिर अचानक जमीन कांप उठती है, आसमान में एक मशरूम सा उठने लगता है। पाकिस्तान ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है 24 साल पहले एक छोटे से यूरोपियन मुल्क हॉलैंड से, जहाँ एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने एक ऐसी चोरी की जिसने तारीख को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। और आज की कहानी है पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर बम की, एक ऐसी कहानी जिसमें चोरी भी है, धोखा भी है और इंटरनेशनल साजिश भी, और एक कौमियत का जज्बा भी। ये कहानी है कि कैसे पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत हासिल कर ली थी और उस रास्ते में हमने क्या क्या खोया था। ईस्ट पाकिस्तान से जुदा हो चुका था। 90,000 फौजियों ने ढाका में सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। जुल्फकार अली भुट्टो नए प्राइम मिनिस्टर बने। भुट्टो समझ गए थे कि पाकिस्तान को अब सरवाइव करने के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो इंडिया के पास नहीं है। मुल्क की इज्जत, मुल्क की हिफाजत, सब कुछ दांव पर था। लेकिन असली धक्का तब लगा जब 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला और इसका नाम स्माइलिंग बुड्ढा रखा। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मुस्कुराहट नहीं थी, ये खतरनाक वार्निंग थी। भुट्टो ने फौरन मुल्क के सबसे टैलेंटेड न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मुल्तान में जमा किया। मीटिंग सीक्रेट थी। भुट्टो ने साफ लफ्जों में कहा था कि हिंदुस्तान ने बम बना लिया है, अब हमें भी बनाना होगा। और जहां भुट्टो ने तारीखी अल्फाज बोले कि चाहे हमें घास ही क्यों न खानी पड़े, हम एटम बम जरूर बनाएंगे। इस मीटिंग में फैसला हो गया कि पाकिस्तान बम बनाएगा। लेकिन मसला यह था कि आखिर बनाया कैसे जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने साफ साफ कह रखा था कि कोई भी डेवलपमेंट कंट्री न्यूक्लियर बम नहीं बना सकती। रूल्स थे, रेगुलेशन थी और मॉनिटरिंग भी थी। इंडिया ने यह सब रूल तोड़कर बम बना लिया। पाकिस्तान ने फौरन इंटरनेशनल कम्युनिटी से डिमांड की कि इंडिया पर सैंक्शन लगाए जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई सुनने वाला ही नहीं था। तब भुट्टो ने समझा कि अगर दुनिया इंसाफ नहीं करेगी तो हम खुद अपनी हिफाजत करेंगे। प्रोजेक्ट शुरू हो गया और उसका नाम प्रोजेक्ट 706 रखा गया। लेकिन साइंटिस्ट थे, फैसिलिटीज भी थी, लेकिन वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं थे जो बम बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी, एनरिच यूरेनियम का टेक्नोलॉजी। और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। 1975 की बात है। हॉलैंड के एक छोटे से शहर अल्मेलो की कंपनी अल्ट्रा अल्ट्रीफेज नीदरलैंड, ये कंपनी वो मशीन बनाती थी जो यूरेनियम को एनरिच करती थी। और इस कंपनी में एक पाकिस्तान मेटलर्जिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी काम करते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1961 में पाकिस्तान से जर्मनी पढ़ाई के लिए गए थे, फिर हॉलैंड चले गए और वहां उन्हें यूसीएन में जॉब मिल गई। ये कंपनी इतनी सेंसिटिव थी कि यहाँ पर काम करने वाले हर बंदे की पूरी बैकग्राउंड चेक की जाती थी। लेकिन खुशकिस्मती ऐसी थी कि अब्दुल कदीर खान को एक्सेस मिल गई यूरेनियम एनरिचमेंट का सबसे सीक्रेट डिजाइन तक, वो ब्लूप्रिंट, वो फार्मूला, वो टेक्नोलॉजी जो सिर्फ 4 से 5 कंट्रीज के पास थी, वो सब कुछ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तब देख सकते थे। 1974 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, AQ खान ने भुट्टो को खत लिखा कि मैं पाकिस्तान की मदद कर सकता हूँ, मैं वो टेक्नोलॉजी दे सकता हूँ जो हमें चाहिए। भुट्टो ने फौरन हाँ कर दी। और फिर दिसंबर 1975 में AQ खान वापस पाकिस्तान आ गए, लेकिन अकेले नहीं, साथ लाए फोटोकॉपीड ब्लूप्रिंट, टेक्नोलॉजी ड्राइंग और सप्लायर की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट। ये सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एस्पेनॉज तरीके थी। AQ खान सीक्रेट प्लान पाकिस्तान लाकर तो हीरो तो बन गए थे, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी था। भुट्टो ने उन्हें फैसिलिटीज दी, पहले मुल्तान में, फिर कहूटा में एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाकर दिया और इस कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया खान रिसर्च लेबोरेटरीज। अभी तक किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन 1976 में हॉलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चल गया कि AQ खान ने क्या किया है। उन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट से डिमांड की कि AQ खान को वापस भेजा जाए। प्रोसिक्यूशन हो गई। अमेरिका ने सैंक्शन लगाने की धमकी दे दी। फ्रांस ने डील कैंसिल कर दी जो पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की थी। कनाडा ने भी हाथ उठा लिए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था इजराइल और इंडिया से। 1979 में मोसाद, इजराइल की सीक्रेट एजेंसी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन फीनिक्स प्लस लॉन्च किया। उसका टारगेट था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना।
इसराइल कमांडोज साउथ अफ्रीका बेसिस से ऑपरेशन करने वाले थे। इंडिया भी पीछे नहीं रहा। रॉ ने मल्टीपल असैसिनेशन अटेम्प्ट किए एक खान और दूसरे साइंटिस्ट पर, लेकिन जियाउल हक का फुल पावर में थे और उनका गेम प्लान बिल्कुल ही अलग था। जियाउल हक बहुत चालाक थे। बाहर से तो वो मुस्कुराते रहते थे, दुनिया को यकीन दिलाते रहते थे पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना ही नहीं रहा, या सिर्फ अगर वो बनाएगा भी तो सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए होगा। लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान में दिन रात काम जारी था। खान और उनकी टीम सेंट्रीफ्यूज बना रही थी, यूरेनियम को एनरिच किया जा रहा था। और जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, अमेरिका को अब पाकिस्तान की जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू वो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को वेपन्स पहुंचा सकते थे। और ये था वो लम्हा जब पावर डायनामिक्स पूरी तरह बदल गई। सीआईए जानती थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है, लेकिन अब उन्हें जरूरत थी पाकिस्तान की, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। जिया ने अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाया। एक तरफ अमेरिका से बिलियंस डॉलर मिलिट्री एड ली और दूसरी तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम फुल स्पीड से चलता रहा। यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट रेगन ने स्पेशल लॉ बना दिया, प्री-सेलर अमेंडमेंट, कि अगर कोई प्रेसिडेंट सर्टिफाई करे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा तो एड जारी रहेगी। हर साल रेगन सर्टिफाई करते रहे पाकिस्तान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा, लेकिन हर साल पाकिस्तान बम के एक कदम और नजदीक होता जा रहा था। 1980 के दौरान खान ने जो किया वो अभी भी हैरानकुन था। उन्होंने अपना खुद का नेटवर्क बना लिया, खान नेटवर्क। ये नेटवर्क इंटरनेशनली ऑपरेट करता था। इसका काम था बैंड मटेरियल को परचेज करना, टेक्नोलॉजी स्मगल करना, स्विट्जरलैंड से प्रिसीजन टूल बनाना, जर्मनी से वैक्यूम सिस्टम, चाइना से डिजाइन, मिडिल ईस्ट से फंडिंग, ये सब कुछ छुप कर किया जा रहा था। शेल कंपनीज थी, फेक डॉक्यूमेंट्स थे, ब्राइब्स दी जा रही थी। 1987 में खान ने एक इंटरव्यू दिया वेस्टर्न मीडिया को, जिसमें उन्होंने पहली दफा खुलम खुला एक्नॉलेज किया कि हाँ, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन बना सकता है और हम एनरिच यूरेनियम प्रोड्यूस कर रहे हैं। दुनिया में बोचाल आ गया। इसराइल ने फिर से प्लान लाया पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स का। इंडियन एयरफोर्स ने भी अपना प्लान फाइनलाइज कर लिया, लेकिन अब पाकिस्तान इतना आगे निकल चुका था कि वापस जाना मुमकिन नहीं था। अब जिया जानते थे कि डेटरेंस का मतलब है कि खतरा जाहिर करना, छुपाना नहीं। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल रहा था। 1988 में अमेरिका का इंटरेस्ट भी खत्म होने लगा पाकिस्तान में से। 1990 में जॉर्ज बुश ने प्री-सेलर अमेंडमेंट एक्टिवेट कर दिया। पाकिस्तान पर जबरदस्त सैंक्शन लग गए। 1.2 बिलियन की F-16 की डील ही कैंसिल कर दी, मिलिट्री एड बंद कर दी, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बम तैयार था, अभी सिर्फ टेस्ट करना बाकी रह गया था। मई 1999 में इंडिया ने अचानक 2 न्यूक्लियर टेस्ट और कर दिए। पाकिस्तानी अवाम में बेचैनी थी, मीडिया में शोर था, अपोजिशन में हंगामा था। सबका एक ही सवाल था कि अब आखिर पाकिस्तान करेगा क्या। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ प्रेशर में आ गए थे। अमेरिका उन्हें रोक रहा था। क्लिंटन खुद फोन करके कह रहा था कि टेस्ट मत करो, 5 बिलियन का पैकेज हम तुम्हें देंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक सब ने धमकी दी कि अगर टेस्ट किया तो सैंक्शंस होंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। नवाज शरीफ के एडवाइजर भी डर रहे थे, इकोनॉमी पहले ही वीक थी, अगर सैंक्शन लग गए तो मुल्क कंप्लीटली डूब जाएगा। लेकिन फिर नवाज शरीफ ने वो फैसला किया जो उनकी लेगेसी बन गया। उन्होंने याद किया भुट्टो का वो जुमला कि हम घास खा लेंगे लेकिन बम जरूर बनाएंगे। 28 मई 1998 को फैसला अनाउंस हो गया। सुबह के 3:16 पर चागी हिल्स पाकिस्तान ने एक साथ 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस से धमाके कर दिए। पूरा मुल्क झूम उठा। लोगों ने गलियों में जश्न मनाया, नारे लगाए। 2 दिन बाद 30 मई को एक और टेस्ट किया। टोटल 6 टेस्ट हो चुके थे। डॉक्टर खान मीडिया के सामने आए। वो एक नेशनल हीरो बन चुके थे। उन्होंने कहा कि आज से पहले हम दुनिया में मजबूर थे, आज हम न्यूक्लियर पावर हैं। नवाज शरीफ फातेह की खुशी मना रहे थे, लेकिन हकीकत इतनी सिंपल नहीं थी। सैंक्शंस लगे, अमेरिका से, जापान से, यूरोप से। इकोनॉमी क्रैश होने लगी, रुपए की वैल्यू गिर गई थी, फॉरेन रिजर्व खत्म होने लगे। पाकिस्तानी अवाम को सच्चाई का सामना करना पड़ा। ATM से पैसे निकालने पर पाबंदी थी। भुट्टो ने कहा था कि घास खा लेंगे। अवाम पर सचमुच घास खाने वाली कैफियत बनने लगी। लेकिन एक बात थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, पाकिस्तान अब न्यूक्लियर पावर था।
इंडिया के सामने डेटरेंस थी। कोई भी अब पाकिस्तान पर आंख उठाकर देख नहीं सकता था। और आज 2026 में जब हम पीछे देखते हैं तो काफी सवाल उठते हैं। AQ खान का नेटवर्क इंटरनेशनली एक्सपोज हुआ 2004 में, जब पता चला कि उन्होंने लीबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया को भी टेक्नोलॉजी बेची है। वो हीरो से विलेन बन गए। पाकिस्तान पर आज भी सैंक्शन हैं कई मामलों में, लेकिन एक बात पक्की है, वो बम जो भुट्टो ने चाहा, जो AQ खान ने चुराया, जो जिया ने छुपा कर बनाया और जो नवाज ने टेस्ट किया, वो आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। 1998 के बाद इंडिया और पाकिस्तान में कोई बड़ी जंग नहीं हुई, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। कारगिल हुआ, कश्मीर में टेंशन हुई, लेकिन फुल स्केल वार वो अब नामुमकिन है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम एक जरूरत थी, एक जज्बा था, एक चोरी थी और एक कौमियत की कहानी थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।